सद्गुरुदेव भगवान की जय। केल कुंज फल भोजन लीला। श्री श्याम सुंदर आसन पर बैठे हुए फल भोजन कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर का मुख इस समय दक्षिण की तरफ है एवं श्री राधा रानी ठीक उनके सामने उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठी हुई हैं। श्री प्रिया जी की दक्षिण की तरफ कुछ दूर पर ललिता खड़ी रहकर मंजरियों के हाथों से फलों से भरी हुई तस्तरियां ले लेकर श्री प्रिया को पकड़ाती जा रही हैं। विशाखा श्री प्रिया की बाईं तरफ खड़ी हैं। उनके हाथ में फूलों का अत्यंत सुंदर बना हुआ पंखा है। फलों की तस्तरियों से भरी हुई जो परात है उसमें फल की तस्तरी की ओर देखकर जो फल प्यारे प्रियतम को खिलाने की इच्छा होती है वही फल श्री प्रिया मंद मंद मुस्कुराती हुई श्याम सुंदर के सामने रख देती। इस समय श्याम सुंदर के हाथों में प्याले के आकार का पर प्याले से कुछ बड़ा अत्यंत सुंदर गिलास है जिसमें किसी फल का पीले रंग का रस है। श्याम सुंदर गिलास को पकड़े हुए होंठों से कुछ दूर पर ही गिलास रखकर श्री प्रिया के मुख शोभा को निहार रहे तथा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री प्रिया कभी तो श्याम सुंदर के मुख की ओर देखती हैं और कभी सामने की तस्तरियों की ओर। श्री प्रिया बाएं हाथ से समय समय पर ललिता की पकड़ाई हुई तस्तरियों को पकड़ लेती हैं तथा उसमें से फल का जो खंड बड़ा ही सरस प्रतीत होता है उसे निकालकर परात की किसी तस्तरी में रख देती। श्री प्रिया को देखते हुए कुछ देर लगा देने पर प्राय सभी सखियां एवं दासियां श्याम सुंदर की ओर ताकती हुई हंसने लग जाती हैं। श्याम सुंदर भी हंस पड़ते हैं। श्री प्रिया कुछ चकित सी होकर पीछे देखने लग जाती हैं कि ये सब हंस क्यों रही हैं। श्री प्रिया को हंसने का कोई भी कारण समझ में नहीं आता, अतः पुनः श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाती। अभी भी श्याम सुंदर उसी तरह गिलास को ओंठों से कुछ दूर पर ही रखे रहते हैं। श्री प्रिया रूप मंजरी को कुछ इशारा करती है। रूप मंजरी बाएं हाथ में सुवर्ण का कटोरा एवं दाहिने हाथ में जल से भरी हुई छोटी झारी लेकर आ पहुंचती है। श्री प्रिया के पास दाहिनी तरफ कटोरा रख देती है। श्री प्रिया उसी हाथ से धोती हैं। रूप मंजरी पानी दे जाती है। हाथ धोकर श्याम सुंदर के हाथ का गिलास पकड़ लेती है तथा उसे धीरे धीरे प्रियतम के होठों से सटा देती है। श्याम सुंदर एक साथ जल्दी जल्दी 4-5 घूंट फल का रस पीकर सिर ऊपर उठा लेते हैं। श्री प्रिया अब बड़ी तेजी से परातों में से संतरे का एक खंड उठा लेती हैं। बाएं हाथ में उस प्याले को थामे हुए दाहिने हाथ से वह खंड श्री श्याम सुंदर के मुख में रख देती हैं। श्याम सुंदर उस खंड को शांति से मुंह में रख लेते हैं। अब प्रिया चित्रा को पुनः इशारा करती है। चित्रा कुछ दूर पर बैठी हुई फलों को तस्तरियों में भर रही थी। उठकर कटोरे में एक विशेष पेय लाती है और रानी के हाथ में पकड़ा देती। ये विशेष पेय कटहल का रस निकालकर एवं अन्य मसाले मिश्री मिलाकर बनाया गया है। रानी कहती हैं, लो ये मेरी प्यारी चित्रा की बनाई हुई बिल्कुल नए नमूने की चीज़ है, इसे कम से कम आधा अवश्य पी जाना। श्याम सुंदर कटोरा पकड़ लेते हैं। चित्रा कुछ शर्मा जाती हैं पर राधा रानी बड़ी उत्कंठा से प्यारे के मुखारबिंद की ओर देखने लग जाती हैं। मन में लालसा है कि प्यारे श्याम सुंदर समूचे कटोरे का रस पी जाते तो फिर तुरंत उस कटोरे को भर देते। इसलिए रानी का स्नेह भरा हृदय उफनने लगता है। श्याम सुंदर ने अभी उस पनस रस को पीना शुरू भी नहीं किया कि रानी एक और कटोरा लाने की आज्ञा दे देती। आज्ञा की देर थी कि विलास मंजरी एक और कटोरा तुरंत रानी के हाथ में पकड़ा देती। श्री प्रिया के इस आंतरिक प्रेम भाव को लक्ष्य करके श्याम सुंदर प्रेम में डूबने लग जाते हैं पर उन्हें एक विनोद सूझ पड़ता है। श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ तब पहले तू पीना शुरू कर, तू जितना जितना पीती जाएगी मैं भी उतना पीता जाऊँ। अच्छा हुआ, मेरी इच्छा जानकर तुमने अपने आप कटोरा मंगवा लिया। श्री प्रिया अब तो विचार में पड़ जाती पर तुरंत अपना आंतरिक भाव संभाल कर कहती हैं, कटोरा तो इसलिए मंगाया था कि कहीं मधुमंगल अचानक आ गया
तो फिर वो तुमसे लड़ेगा कि वाह अकेले अकेले उड़ाते हो। उस समय मैं तुम्हें ये कहकर बचा दूंगी कि नहीं देख, श्याम सुंदर ने एक कटोरा बहुत पहले से तुम्हारे लिए रख छोड़ा। श्याम सुंदर कहते हैं नहीं मधुमंगल आज नहीं आएगा, उसे मैंने दूसरे काम से भेजा है। चित्रा की बनाई हुई चीज को मैं तुम्हारे बिना लूं, ये तो कैसे हो सकता। रानी ने बहुत टाल मटोल की, पर श्याम सुंदर ने बड़ी चतुराई से रानी की प्रत्येक बात को हंसी में उड़ा दिया। रानी ने सिर नीचा करके सोचने लगती हैं कि अब क्या करूं। वे श्याम सुंदर को आंखों में कुछ इशारा करती हैं, पर श्याम सुंदर सिर हिलाकर ना का भाव प्रकट करते हैं। फिर रानी विनय के सुर में कुछ कहती हैं, अच्छा तुम पहले रस पी लो एवं अन्य अन्न फल खा लो, फिर मैं भी रस पी लूँगी। रानी की बात सुनकर श्याम सुंदर एक बार तो आंखें मूंद कर कुछ क्षण तक सोचते रहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा यही सही, पर देखना भला पलट मत जाना। रानी जल्दी से कहती ना नहीं पलटूं। अब श्याम सुंदर उस कटोरे से रस पीते, आधा पीकर परात में रख देते। अब रानी परात की प्रत्येक तस्तरी में हाथ डालती हैं, एक एक खंड प्यारे श्याम सुंदर के मुख में देती चली जाती हैं। श्याम सुंदर अपनी प्रिया के प्रेम से भरा हुआ प्रसाद पाते हैं। आम जामुन सेब लीची अनन्नास कदली अमरूद बेर मकोई पीलू अंगूर सिंगाड़ा सहतूत आदि क्रम से प्रिया श्याम सुंदर के मुख में देती चली जाती हैं और श्याम सुंदर खाते चले जाते। कुछ ऐसे विचित्र विचित्र फल हैं जिनसे अत्यंत मधुर अनिर्वचनीय सुगंध निकल रही है। सारा कमरा उस सुगंध से सुवासित हो रहा है। श्री प्रिया एक एक करके सब नमूनों में से थोड़ा थोड़ा उठाती हैं और प्यारे के मुख में देकर प्रेम में डूब जाती। श्याम सुंदर खाते हुए स्वयं भी प्रेम में इतने बेबस हैं कि उन्हें ये ज्ञान नहीं कि मैं क्या खा रहा और कितना खा रहा। श्री प्रिया भी प्यारे के मुखमंडल पर दृष्टि टिकाए यंत्र की बात तस्तरी से फल का खंड उठाती चली जाती हैं। अवश्य तनिक भी भूल अब तक नहीं हुई। श्री प्रिया जी ने बार बार नई नई तस्तरी में ही हाथ डाला, पर इतनी देर तक प्यारे के मुखमंडल पर दृष्टि टिकाए रहने के कारण महाभाव स्वरूपा श्री प्रिया भी ज्ञान खो बैठती हैं कि मैं राधा हूँ। श्री प्रिया का मन प्यारे श्याम सुंदर में इतना तल्लीन हो जाता है कि वे स्वयं अपने को श्याम सुंदर मान बैठती हैं। श्री प्रिया जी सोचती हैं कि मैं श्याम सुंदर हूँ, इसलिए ही इस बार हाथ श्याम सुंदर के ओठों के पास नहीं ले जाकर फल का टुकड़ा अपने ओठों के पास ले जाते। श्री प्रिया जी की ये प्रेमावस्था देखकर सखियाँ एक बार तो प्रेम मूर्छित सी होने लगती हैं, पर बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल लेती हैं। इधर प्यारे श्याम सुंदर श्री प्रिया के मुख पर लगातार दृष्टि जमाए रखने के कारण ये ज्ञान खो बैठते हैं कि मैं श्याम सुंदर हूँ। वे समझने लग जाते हैं कि मैं तो राधा हूँ, सामने श्याम सुंदर है, हाथ में फल का टुकड़ा लिए हुए मेरे हाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रिया मुझे खिला दे। इसी भाव से उधर बढ़ाते हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। भावावेश में श्री प्रिया फल का खंड हाथ में लेकर अपने ओठों के पास रखे हुए पत्थर की मूर्ति की तरह श्याम सुंदर की ओर ताके चली जा रहे हैं और श्याम सुंदर श्री प्रिया के दाहिनी कलाई के पास अपने दाहिने हाथ की अंगुली रखे हुए पत्थर की मूर्ति बने बैठे हैं। श्री प्रिया प्रियतम की इस दशा की ओर लक्ष्य करके अब सखियां कुछ चिंतित सी भी हो जाती हैं। ललित एवं विशाखा आपस में विचार करती हैं कि भावावेश को शिथिल कर देना अच्छा रहेगा, नहीं तो पता नहीं कोई अनिष्ट घटना न हो जाए। इस विचार से ही विशाखा मधुमती मंजरी को किस इशारा करती है। मधुमती मंजरी बड़ी फुर्ती से वीणा उठा लेती है तथा मधुर कंठ से गाना आरंभ करती है। रीज रीज रहस रहस हंस हंस उठे सांसें भरे आंसू भरे कहत दई दई चौके चौके चके चके चौके आओ चके उचके देव छके छके बके बके पूरन वही वही दो उनको रूप गुण दो वर्णत फिरे घर नथ रात रित नेह की नई नई मोह मोह मोहन को मन भायो राधामय राधा मन मोह मोह मोहन मई मई। संगीत प्रारंभ होने पर उसकी मधुर सुर लहरी निकुंज में गूंजने लग जाती है। मधुमती मंजरी का कंठ
आज असीम रूप से मधुर हो। दो कड़ी गाते श्री प्रिया प्रियतम की पुतलियां जो बिल्कुल स्थिर दिख रही थीं, वे एक दो बार ऊपर नीचे घूम जाती हैं, पलक गिरकर आंखें बंद हो जाती हैं। उसी भावावेश में संगीत के अनुरूप भाव से श्री प्रिया प्रियतम अब अभिभावित होने लगती। श्री प्रिया देख रही हैं कि मैं किसी ग्वालिन के घर पर छाछ का वायना देने गई। ग्वालिन श्याम सुंदर के पीताम्बर की तरह ओढ़नी को लपेट हुए, उसे देखकर मैं बिल्कुल श्याम सुंदर के ध्यान में तल्लीन होकर हंस रही हूँ, बड़बड़ा रही हूँ, कभी छाती पीट कर रोने लग जाती हूँ। बावली की तरह दौड़कर अपने हाथ के छाछ का बर्तन तो मैं पटक देती हूँ और उसके घर का एक मटका उठाकर ले भाग। ग्वालिन मेरी दशा देखकर मुझे दुलरा रही है और पूछ रही है कि बहन तुझे क्या हो गया, तू तो बिल्कुल बावली सी दिख रही है। मैं उसे जवाब दे रही हूँ कि ओह क्या ही रूप है। बहन तू बता सकेगी कि श्याम सुंदर इतने सुंदर क्यों हैं? उन्हें इतना मधुर बोलना किसने सिखाया? बता दे बहन। मेरी बात सुनकर ग्वालिनी मेरा हाथ पकड़कर कह रही है चल मैं तुझे घर पहुँचाऊँ। तो होश में नहीं है, इतना कहकर वो ग्वालिन मेरा हाथ पकड़े हुए चल रही है, पर मेरे शरीर का आकार बिल्कुल बदल गया है। मैं बिल्कुल श्याम सुंदर की सी दिख रही हूँ। साड़ी के बदले मेरे ऊपर पीताम्बर है, चूड़ा के बदले मेरे मोर मुकुट है। मैं गोरी से बिल्कुल सामली बन गई हूँ। इधर श्याम सुंदर संगीत के भाव से आविष्ट होकर अनुभव कर रहे हैं। गाय चराने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। गोष्ठ के बाहर निकलते ही मेरी प्रिया मुझे मिल गई। प्रिया अंचल में फूल बीन बीन कर रख रही है। सिर से अंचल खिसक कर पीठ पर आ गया है। नागिन सी बेड़ी पीछे नाच रही है। मैंने ताली बजाकर प्रिया को इशारा किया। इशारा करते ही प्रिया ने मेरी ओर तिरछी चितवन से देखा है। देखते ही मेरा हृदय बिंद सा गया। मैं जोर से कह रहा हूँ आह, तुरंत मेरी प्रिया झाड़ी में छिप जाती है। मेरी आंखें भर हैं। मैं कलेजा थाम कर वहीं बैठ गया हूँ। मधुमंगल सुबल अंश तो आज सखा घबराए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्यों भैया कानू क्या हुआ है? ऐसा हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि अंश तुमने कभी करोड़ों चंद्रमाओं को एक साथ उदय होते देखा? अंश उत्तर देता है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ अच्छा देख, करोड़ों ही नहीं असंख्य चंद्रबिंबों की जो शोभा है वो भी फीकी पड़ जाए, ऐसी शोभा मैंने अभी अभी उस झाड़ी के पास देखी है। अंश आश्चर्य में भरा हुआ पूछता है किसकी शोभा? मैं कह रहा रा रा रा। मैं चाहता हूँ कि प्रिया का नाम उच्चारण करूँ, पर बोली बंद सी हो गई। इसी समय मेरी प्रिया के मधुर कंठ ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। मेरा हृदय नाचने लगता है। मैं चाहता हूँ कि ठीक से बोल कर सखाओं को समझाऊँ, पर कुछ का कुछ बोल जाता हूँ। मैं पागल की तरह रटने लग जाता हूँ कि मृग मन करत शिकार, मृग मन करत शिकार। मेरे शरीर का आकार बदल गया। मैं बिल्कुल प्रिया के आकार का हो गया हूँ। इस तरह प्रिया प्रियतम मधुमती मंजरी के संगीत की धारा में बह रहे हैं। मधुमती कोकिल कंठ से अंतिम कड़ी की बार बार आवृत्ति कर रही है। मोहे मोहे मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहे मोहे मोहन मई मई। इस चरण की आवृत्ति सुनकर दोनों ये सोचने लगते हैं कि मानो कोई मुझे जगा रहा है। श्याम सुंदर सोचते हैं कि ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। प्रिया के ध्यान के कारण मैं मोहित हो गया हूँ, इसलिए मेरी आंखें अपने शरीर को नहीं देख पा रही हैं। श्री प्रिया भी यही सोच रही हैं कि सच है, बिल्कुल सच। प्यारे श्याम सुंदर ने आँखों को छा लिया है, इसलिए ही भ्रमवश मुझे अपना आकार श्याम सुंदर की तरह दिख रहा है। मधुमती को विशाखा इशारा करती हैं। इशारा पाते ही तत्क्षण मधुमती संगीत बंद कर देती है। संगीत बंद होते ही निकुंज में गंभीर सन्नाटा छा जाता है। प्रिया प्रियतम दोनों एक साथ ही आंखें खोल देते हैं। आंखें खोलकर अकचाए हुए दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं। अब सखियां हंस पड़ती हैं।
प्रिया प्रियतम दोनों अपनी आवेशपूर्ण दशा का स्मरण करके कुछ झेप से जाते हैं, पर श्याम सुंदर तुरंत ही खिलखिलाकर हंस भी पड़ते हैं। कहते हैं, वाह, तुमने तो मुझे खूब छकाया, फल खिलाते खिलाते मुझ पर जादू कर बैठी। ठीक बात है, इसीलिए शास्त्रों में नीची दृष्टि करके मौन रहकर भोजन करने का विधान है। श्याम सुंदर की बात सुनकर सखियां हंसने लगती हैं, श्री प्रिया भी हंसने लगती हैं। अब श्याम सुंदर पनस रस का वो कटोरा उठा लेते हैं, उसे श्री प्रिया जी के ओंठों के पास ले जाकर कहते हैं, देख, अब बात स्थिर हो चुकी है, मैं फल खा चुका हूँ, अब तुझे किंचित पीना ही पड़ेगा। श्री प्रिया शर्माई हुई दृष्टि से प्रियतम की ओर ताकती हुई एक घूंट रस पी लेती हैं और धीरे से कहती हैं, मैं पीछे पी लूँगी, मान जाओ ना। श्याम सुंदर का मुख प्रसन्नता से भर जाता है। वे मधुर कंठ से बहुत धीरे से प्रिया के मुख के पास जाकर कहते हैं, अस्तु। श्री श्याम सुंदर फिर जोर से हंसने लग जाते हैं, कटोरा प्रांत में रखकर उठ पड़ते हैं। श्री प्रिया भी उठ पड़ती हैं, वहाँ से उठकर पूर्व की ओर 4-5 कदम चलकर एक चौकी पर बैठ जाते हैं जो सुंदर ढंग से सजाई हुई है। रूप मंजरी जारी लेकर आ पहुँचती है। रत मंजरी के हाथ में चौड़े मुंह का सुंदर गमला है, उसमें रानी प्यारे श्याम सुंदर को हाथ दिलाती, फिर कुल्ले कराकर अपने अंचल से हाथ पहुँचती हैं। श्याम सुंदर प्रेम में भरे रहकर रानी जैसे जैसे करती जा रही वैसे वैसे करने दे रहे हैं। हाथ पहुँचकर रानी में एक गंभीर उल्लास से लोरे मारने लगता है। वे प्यारे श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर उत्तरी दिशा वाले दरवाजे की ओर चल पड़ती हैं। वहाँ से रतन महल के उत्तरी कमरे में आती हैं, फिर उत्तरी निकुंज में, फिर उसे भी पार कर उत्तर की तरफ सुंदर रविश छोटी सड़क पर चलने लगती हैं। सड़क के किनारे दोनों ओर बेला फूल के सुंदर वृक्ष हैं, जिनमें बड़े बड़े बेले के फूल खिले हैं। बेले की क्यारी की एक कतार के बाद दूसरी कतार मेहंदी की है, जिसमें बड़ी सुंदर मंजरियां और पुष्प लग रहे हैं। उसी सड़क से चलती हुई ललिता कुंज के उत्तर पश्चिम कोने वाले रत्न महल में जा पहुंचती है। इस महल का भी आकार तो वैसा ही है, पर लता गुल्मों की सजावट, कमरों की सजावट और भी मनोहर दिख पड़ रही है। श्री प्रिया प्रियतम बीच वाले आलीशान कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे के पुष्पों का बना हुआ बड़ा ही सुंदर पलंग वहां शोभा पा रहा है। श्री प्रिया प्यारे श्याम सुंदर को उसी पर ले जाकर बैठा देती हैं, बैठाकर उनकी ओर देखने लग जाती हैं। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए दक्षिण की तरफ सिर करके उस पलंग पर लेट जाते हैं। श्री प्रिया जी पैर लटकाकर उसी पलंग के बीच के हिस्से में प्यारे श्याम सुंदर की ओर मुंह करके बैठ जाती हैं। पनवट्टा लेकर विलास मंजरी श्री प्रिया के सामने खड़ी हैं। श्री प्रिया पनवट्टे को लेकर पलंग पर रख देती हैं तथा उसमें से 2 बीड़े पान लेती हैं। पान पर सोने का सुंदर वर्क चढ़ा हुआ है। पान लेकर पनवट्टा श्री प्रिया विलास मंजरी के हाथ में पकड़ा देती हैं और श्याम सुंदर के सिर की ओर खिसक जाती हैं। खिसक कर बाया हाथ श्याम सुंदर के दाहिने कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से पान श्याम सुंदर के मुख में रख देती हैं। श्याम सुंदर मुंह में पान लेकर मुंह बंद कर लेते हैं। उल्लास में भरी हुई श्री प्रिया श्याम सुंदर के मुख की ओर देखती रहती हैं। ललिता सिर की तरफ से आकर श्याम सुंदर के बाईं ओर पलंग पर बैठ जाती हैं। विशाखा श्याम सुंदर के चरणों के पास पलंग पर बैठ जाती हैं तथा उनके चरणों को अपनी गोद में ले लेती हैं। चित्रा सिर के पास पंखा लिए खड़ी हैं, पर गर्मी नहीं रहने के कारण झल रही हैं। कुछ सखियां घुटना टेके तथा हाथ से पलंग को पकड़े रहकर बैठी हैं। कुछ मंजरियां खड़ी हैं। श्याम सुंदर अपना पीताम्बर पैर से लेकर ग्रीवा तक तान लेते हैं। इससे श्याम सुंदर का शरीर ढक जाता है, केवल मुखार बिंद दिखता है। सामने उत्तर की तरफ की दीवार पर एक अत्यंत सुंदर चित्र है, उस पर श्याम सुंदर की दृष्टि जाती है। चित्र में यह चित्रित है कि रानी श्याम सुंदर की बंसी होठों पर रखे हुए हैं। श्याम सुंदर बगल में बैठे हुए बजाना सिखला रहे हैं। अब श्याम सुंदर को बंसी की याद आती। मध्याह्न जल विहार के समय बंसी ललिता को दे चुके थे। उसी प्रकार उसे किसी प्रकार ले लेने की इच्छा श्याम सुंदर के मन में जागृत होती। इस इच्छा से श्याम सुंदर श्री प्रिया जी से कहते हैं, तू तो भूल गई होगी
श्री प्रिया जी अपने प्रियतम के रूप सुधा का पान करने में इतनी तल्लीन थी कि मानो उनके कानों में ये शब्द पहुँचे ही नहीं। प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। श्याम सुंदर धीरे से हंसते हुए प्रिया की ठौड़ी को हिलाकर कहते, क्यों, बोल, याद है क्या? इस बार रानी मानो समाधि से जगकर कहती, क्या? श्याम सुंदर कहते हैं, उस दिन मैंने जो तुम्हें रागनी सिखलाई थी वो भूल गई कि याद है? रानी सरल बालिका सी चटपट कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल याद है। श्याम सुंदर, अच्छा सुना भला। रानी, लाओ 2 बंसी अभी सुना देती हूँ। श्याम सुंदर ललिता के पास से उसे ले लो। रानी ललिता से कहती, ललिते बंसी थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, मैं फिर तुझे वापस तू कर दूंगी। ललिता को क्षण मुस्कुराती सोचती है, फिर एक मंजरी को कुछ इशारा करते बंसी ले आती है। रानी उसे ओंठ पर रखकर बजाने लगती है, पर फूंक भरते ही प्रेम विवश होकर होने लगती है। अतः लज्जित होकर हाथ में बंसी लेकर कहती है, सबके सामने नहीं बजा सकूंगी। श्याम सुंदर हंसते हुए कहते, समझ गया, तू भूल गई। रानी प्रेम में अधिकाधिक विवश होती जा रही हैं, इसलिए बंसी ललिता के हाथ में दे देती हैं। ललिता ज्यों ही बंसी पकड़ती है वैसे ही श्याम सुंदर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेते हैं एवं कहते, देख मैं फिर से सिखला देता हूँ। श्याम सुंदर पड़े पड़े ही उसमें फूंक भरते हैं। फूंक भरते ही इतनी मोहक सुर लहरी निकलती है कि प्रेम में बेसुध होकर ललिता सामने की ओर एवं राधा रानी पीछे की ओर झुक जाती हैं और श्याम सुंदर दोनों हाथ बढ़ाकर बड़ी फुर्ती से दोनों को संभाल लेते हैं तथा हंसते हुए कहते हैं, ललिता रानी, बंसी को फिर दिन भर अपने पास किस तरह रख सकोगी? ललिता शर्मा सी जाती हैं, कुछ बोलती नहीं है। इसी समय वृंदा देवी एक अत्यंत सुंदर तोता एवं एक सारी पिंजरे में लिए आ पहुँचती हैं। तोता आते ही बोलने लगता है, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे प्राणाधार, किंचित विश्राम कर लो, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। फिर तोता एक श्लोक पढ़ता है जिसका भाव ये है कि भोजन करके बाईं करवट से सोने से कोई रोग नहीं होता, अन्न का परिपाक ठीक से होता है, आयु बढ़ती है। तोते का श्लोक पाठ सुनकर सभी सखियां हंस पड़ती हैं। तोता अपनी आँख की पुतलियों को कुएं में नचाता हुआ ऐसी गंभीरता की मुद्रा बना रहा है मानो उसे आयुर्वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान। वक्त वत्सल श्याम सुंदर तोते की अभिलाषा पूर्ण करते हुए कहते हैं, हाँ भाई, तुम बहुत ठीक कहते हो, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। श्याम सुंदर बाईं करवट होकर आंखें बंद कर लेते हैं। तोते की आंखों में प्रसन्नता छा जाती है, आँख के कोए आनंद अश्रुओं से भर जाते हैं। श्री प्रिया श्याम सुंदर की ओर एकटक देख रही हैं। वृंदा ललिता को कुछ इशारा करती है। ललिता धीरे से पलंग से नीचे उतर पड़ती है तथा राधा रानी के पास आकर हाथ पकड़ लेती है। रानी उठना चाहती हैं नहीं, पर ललिता जबरदस्ती से धीरे धीरे उन्हें पलंग से नीचे उतार देती हैं तथा कुछ उन्हें भी खिलाने के उद्देश्य से कमरे के बाहर खींचती हुई इसी ले चलती हैं। रानी प्यारे श्याम सुंदर की ओर मुख किए हुए बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ललिता धीरे से रानी के कान में कहती हैं, देख कुछ खा ले, नहीं तो मैं श्याम सुंदर से कह दूंगी कि ये नहीं खाती, फिर भी तुम्हें पहले खिला कर तब खाया करें। ललिता की बात सुनकर रानी सिर नीचे किए हुए जिधर ललिता चलती हैं उधर ही धीरे धीरे चलने लगती हैं। ललिता वहाँ से चलकर उत्तरी कमरे एवं निकुंज को पार कर सड़क की दाहिनी ओर के कदम वेदी के पास जा पहुँचती हैं। सतगुरुदेव भगवान की